नमस्कार भाई, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हम हैं एकलव्य कंटेंट से क्रांति। हमारा प्राचीन भारत का पोर्शन चल रहा है, उसमें हमने क्या किया? कल मगध के बारे में हमने शुरू किया। किसके बारे में शुरू किया? मगध महाजनपद के बारे में। थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको हल्का सा, उसके बाद क्या क्लास शुरू करेंगे अपन, ठीक है? क्योंकि एक बार थोड़ा सा पीछे का थोड़ा कवर अप हो जाए, साथ के साथ फिर अपन साथ में उसको क्या जोड़ लेंगे। तो ये बताओ, पहले भी मगध के बारे में मैंने आपको बताया, मगध इतना फेमस क्यों हुआ? क्या वजह रही मगध के इतने फेमस होने की? भौगोलिक स्थिति और जहां जो उसके शासक थे उनकी महत्वाकांक्षा। ठीक है, भौगोलिक स्थिति में मैंने क्या बताया भाई? हाँ भाई, सोन, गंगा और विंध्य पर्वत है उसके बारे में। अच्छा, मैंने कल क्लास लगाई थी भाई ज्योग्राफी की। प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रमुख बीच का हिस्सा है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें विंध्याचल पर्वत के बारे में मैंने बताया पूरा। किस किसने देखी वो क्लास ज्योग्राफी वाली? किसी ने नहीं देखी? आप तो यहीं थे। मोहित नहीं देखी? नहीं देखी? अरे औरों के अलावा वो मेहनत आपके लिए ज्यादा जरूरी कर रहे हैं, ठीक है? वरना मैं क्या है भी इसके बाद ये हिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म करवा के फिर ज्योग्राफी शुरू करवा देता। मेरा पर्पज ये भी, मैं यहाँ जैसे बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं अभी, उनके साथ साथ में क्या है, उनको 2 सब्जेक्ट मिल जाए एक साथ में। और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ठीक है? हिस्ट्री जैसी करा रहा हूँ उससे कुछ ना कुछ बेहतर करवाऊंगा ज्योग्राफी में मैं, ठीक है? तो उसके लिए भी टाइम निकाला करो आप ज्योग्राफी के लिए। और आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर उसमें कुछ डाउट हुआ तो यहाँ पे आके आप क्या करोगे? उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। महीने बाद 2 महीने बाद देखोगे फिर उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो, डाटा तो आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डाउट हो गया तो अभी आप पूछ सकते हो उन चीजों को। उसका ये बेनिफिट रहेगा साथ के साथ अगर हम कर रहे हैं तो। वैसे भी मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, तो आप वहां से भी देख सकते हो। लेकिन जो डाउट क्लियर का जो होता है ना, सबसे बेनिफिट जो होता है वो उसी में मिल सकता है। अब हमें कोई चीज समझ में नहीं आई, आपको कोई टर्म समझ में नहीं आई, जब आपके पास ऑफलाइन टीचर अवेलेबल है तो वो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है? तो उसका थोड़ा फायदा उठाओ आप। और मैं वीव के लिए ये नहीं करा भी हमें वीव मिलेंगे, वो तो देखो भी नॉर्मल सी बात है, वो आ जाएंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आ जाएंगे। अभी आपका बेनिफिट क्या है इसमें भाई? वीडियो देखोगे, कोई भी डाउट हुए वो हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। और मैंने बताया आपको, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत वीक हैं भाई, छोटी छोटी टर्म आती है वो भी समझ में नहीं आती इसका मतलब क्या है, वो चीजें हम यहाँ पे कर लेंगे। जैसे शुरू में मैंने क्लास लगाई तो आब का भी पता नहीं था आप लोगों को भी आब क्या चीज होती है, और बहुत बेसिक चीज है ज्योग्राफी में आब, ठीक है? तो जो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे वो समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है? तो ज्योग्राफी इसमें हिस्ट्री में हमारा क्या चला था? मगध। मगध की भौगोलिक स्थिति अच्छी थी पहले तो। दूसरी जो वो शासक थे वो क्या थे? महत्वाकांक्षी। तीसरी बात क्या बताई मैंने आपको? बिंबिसार था, उसके बारे में बताया कल मैंने। किसके बारे में बताया? बिंबिसार के बारे में। क्या क्या बताया था बिंबिसार के बारे में? हाँ भी, एक जैन ग्रंथ है महावग्गा। कौन सी? जैन ग्रंथ महावग्गा। इसमें यह जिक्र है किसका? बिंबिसार ने क्या की थी? लगभग 500 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? 500। मैंने आपको बताया प्रमुख शादियां कितनी काउंट करते हैं हम? 3 4 3 शादियां थी। एक जो प्रज्योत था उसका क्या कहता है? इलाज करवाया था इन्होंने, ठीक है? क्या करवाया था? इलाज करवाया। शादियां 3 की थी। कहां कहां? वैशाली में किसके साथ? चेलना कौन थी? चेटक की पुत्री। चेटक की बहन थी त्रिशिला। त्रिशिला किनकी मम्मी थी? महावीर स्वामी की।
ठीक है। फिर दूसरी कौशल नरेश, कौन था कौशल नरेश, पहले ये बताओ, नाम याद होने चाहिए आपको। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की पुत्री थी या बहन थी? कौन? कौशला। किसके साथ शादी हुई? क्या मिला? काशी। तीसरी शादी पंजाब में शेमा या खेमा, किस वंश की थी वो? भद्र राजवंश था पंजाब का, वहां की क्या थी? एक राजकुमारी थी, खेमा या शेमा। चौथा मैंने आपको क्या बताया? अवंती के नरेश कौन? चंड प्रद्योत या प्रद्योत। क्या हो गया था? पी लिया। ठीक किसने किया? देखो, तो बुक से देखने का कोई फायदा नहीं है भाई। वैद्यराज जीवक। ठीक है, आपसे पूछ ले भाई बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, तो कौन था? जीवक। कौन था? गुड मॉर्निंग। जीवक कौन था? जीवक। उन्होंने क्या किया? ठीक कर दिया। किसको? चंड प्रद्योत को या प्रद्योत को। किसको ठीक किया? प्रद्योत को। फिर बात आती है भाई, बिंबिसार है, उसकी हत्या कर देता है कौन? अजातशत्रु। बिंबिसार थे, उनका नाम क्या था? एक और नाम बताया था, मैं लिखवाया भी था आपको। श्रोणिक नहीं लिखवाया था? श्रेणिक या श्रोणिक नाम लिखवाया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसकी? जो इनका पुत्र था, किनका? बिंबिसार का। बिंबिसार का पुत्र कौन था भाई? अजातशत्रु। ठीक है, पिता की हत्या करके क्या बना था? राजा बना था। ठीक है, तो क्या कहलाया? पितृहंता, पहला पितृहंता। पूरे हर्यक वंश को क्या कहते हैं आप? पितृहंता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता। बस आवाज नहीं भी प्लीज। कौन सा वंश है? पितृहंता वंश कहलाया। कौन सा? पूरा हर्यक वंश। क्यों कहलाता है? हाँ, लगभग सभी ने क्या किया? पिता की हत्या कर करके क्या किया उन्होंने? शासन किया सभी ने। जैसे अजातशत्रु को कौन मार दिया? उसका पुत्र उदयन मार देगा। ऐसे चलेगा लास्ट में। अच्छा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन होगा? नागदशक। कौन होगा? नाग। आगे जाएंगे, मैं बता दूंगा आपको, अभी मत लिखना मुझे इसके बारे में। अजातशत्रु के बारे में क्या रहा? किसको मार दिया? बिंबिसार को। हत्या किसकी कर दी? बिंबिसार की। तो क्या ये मैंने आपको कल बताया था भी, क्या घटना घटी? फिर क्या घटना घट गई? अरे जब दामाद को मारेंगे तो ससुराल वाले नाराज नहीं होंगे? होंगे। तो नाराज कौन कौन हो गया? नाम भी तो होगा कोई। एक तो प्रसेनजीत नाराज होंगे, दूसरे चेटक। कहां के थे? वैशाली। काशी के प्रसेनजीत थे, वैशाली के चेटक। किस वंश से थे? चेटक नरेश। अरे त्रिशला थी जो महावीर स्वामी की माता थी, वो किस वंश की थी? इक्ष्वाकु वंश। लिच्छवी। 3-4 बार कल भी जिक्र किया था, महावीर स्वामी के बारे में भी पढ़े, तब भी मैंने आपको बताया 3-4 बार। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी त्रिशला, उनकी पुत्री थी चेलना। चेलना की शादी बिंबिसार से, और त्रिशला की शादी महावीर स्वामी से। बिंबिसार और महावीर स्वामी क्या थे? समकालीन थे। बताया था ये। ध्यान रखा करो, थोड़ा यहां रखा करो चीजों को।
कोशिश किया करो भी थोड़ा स्टोर करने की, ठीक है। अच्छा, फोन से जितना दूर रहोगे चीजें उतनी याद रहेगी। देखो, यूज करने का तरीका होता है फोन का। अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा, दिमाग को क्या चाहिए, एक टाइम चाहिए उसको ऑब्जर्व करने का, टाइम लगा 5, 7, 10 मिनट लगता है उसको। उसी वक्त में हम क्या करने लग जाते हैं, फोन यूज। तो उसमें क्या हो, जो हमने पढ़ा है वो माइंड क्या है, वो ग्रहण नहीं कर पाता, चीजों को ग्रहण नहीं कर पाता, इस वजह से चीजें याद नहीं रहती पढ़ी हुई। 5 मिनट, और ये कभी नहीं होता भी कंटिन्यू पढ़ाई कभी नहीं होती। कोई ऐसा कहता नहीं भाई जो मैं अभी लगातार 10 घंटे पढ़ता हूँ, 6 घंटे पढ़ता हूँ, 7 घंटे, ऐसा कोई है ही नहीं भी। है तो वो उसको ग्रहण नहीं कर पाता। 6 घंटे पढ़ने का मतलब है भी 6 घंटे पढ़ा तो उसमें से याद कितना रहा है वो मायने रखता है। किताब के पास बैठने से जितना याद रहा है वो, तो एक स्लॉट बनाया आप 30 मिनट का, 45 मिनट का, ठीक है, उसमें घंटे का बनाया, गैप ले लिया, 10 मिनट 15 मिनट गैप लिया, 1 घंटे के बाद फिर 15 मिनट का गैप लिया, फिर 1 घंटा, जितना टाइम ले। इकट्ठा नहीं बैठना है कभी भी, लगातार कंटिन्यू स्टडी कभी नहीं करनी है, ठीक है। ये नहीं भी बैठ गए तो 6 घंटे उठे ही नहीं। समय को समय, दिमाग को थोड़ा समय दो किस चीज को के लिए भी, वो जो पढ़ा है उसको थोड़ा ग्रहण कर ले, ठीक है। तो बिंबिसार की हत्या होने से क्या हुआ, पहली बात तो अजातशत्रु से क्या छिन गया भाई, काशी। क्या छिन गया, काशी। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सुनी, ये 2 चीज मैं आपको बताऊंगा भाई। जब शादी होती है किसकी, बिंबिसार की, किसके साथ, चेलना के साथ, तो चेटक 2 चीजें देता है बिंबिसार को दहेज के रूप में। एक तो 18 लड़ियों का हार देता है, बहुत फेमस था उस वक्त भी ये, और एक सेचरक नाम का हाथी, ठीक है। इसकी क्या खासियत थी, कहते हैं भी अगर इसको पानी और फूल इकट्ठे खिलाए तो क्या इस पानी को अलग कर देता था, फूल को अलग कर देता था। ये रही होगी कुछ खासियत, पता नहीं था कि नहीं, बट ऐसा कहा गया इनकी शेषनग के बारे में। क्या था शेषनग, हाथी। अब चेलना के बारे में मैंने आपको बताया, चेलना के 2 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए, 2। कौन कौन से, हेल और बेहेल। एक हेल था, दूसरा बेहेल। जैसे ही हत्या होती है किसकी, बिंबिसार की, किसकी, बिंबिसार की, तो ये दोनों कहां जाएंगे, अपने नाना जी के पास, और साथ में ये दोनों चीजें भी कहां चली जाएगी, चेटक के पास। किसके पास गई, चेटक के पास। अजातशत्रु ने क्या किया, वापस मांगी ये चीजें। इसी से क्या होता है, ये प्रमुख कारण था किस चीज का, युद्ध होने का आपस में, किस किस के बीच, अजातशत्रु और चेटक के बीच। कहानी समझ में आ रही है अब तक, तो कुछ मिक्स तो नहीं हुआ। क्लास खत्म हो गई, पूरी पूछूंगा, किसी बच्चे से पूछ सकता हूं मैं, ठीक है। तो सारी आराम से सुनने, समझ में आए दोबारा पूछ लेना। यहां तक हो गया। फिर बात आती है किसकी, चेटक की हमने कर ली। अब बात करेंगे किसकी, प्रसेनजीत की। किसकी, प्रसेनजीत। ये मैंने आपको बताया था, मगध वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें 2 पर ज्यादा ध्यान देना है। किस पे, एक तो हर्यक वंश पे, दूसरा मौर्य वंश को। मौर्य वंश को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो प्रसेनजीत के साथ क्या होता है, युद्ध होता है। प्रसेनजीत कहां का था भाई, कहां का शासक था प्रसेनजीत, काशी जगह थी कौशल के अंदर। क्या थी, काशी जगह थी कौशल के अंदर। अच्छा, ये भी है जो युद्ध था किसके साथ, चेटक के साथ, उसमें क्या है, अजातशत्रु जीत जाता है। प्रसेनजीत के साथ अब युद्ध होता है तो जो अजातशत्रु उसकी क्या होती है भाई, ये हार जाता है भाई। कौन हार जाता है,
अजातशत्रु, और इसको बंदी बना देता है कौन? प्रसेनजित। प्रसेनजित की पुत्री थी भाई, एक नाम था वाजिरा। क्या थी ये प्रसेनजित की पुत्री? ये प्रेम करने लगी किससे भाई? अजातशत्रु से। इसने देखा होगा भाई, जब जेल में था तो कभी घूमते फिरते ऐसे निकल गई होगी, तो इसको क्या है भाई, इसकी छवि से क्या हो गया? प्रेम हो गया। तो इसने किसको मनाया फिर? प्रसेनजित को। भी आप क्या करो, अजातशत्रु को छोड़ दो और क्या करो, उसकी शादी क्या करवा दो? मेरे साथ। तो इस तरीके से क्या अजातशत्रु की शादी किससे होती है? वाजिरा से। और क्या मिलता है दहेज में? काशी वापिस मिल जाता है अभी। क्या मिल जाता है? काशी वापिस। चेटकवाड़े में क्या रहेगा? एक लंबा संघर्ष चलेगा। लगभग 16 साल के बाद क्या मिलती है? जीत मिलती है वैशाली पर। किसकी सहायता से? एक मंत्री थे, दरबारी थे इनके भाई। किसके? अजातशत्रु के। वसुकर भी आ सकता है, वसुकार भी। इसके अलावा एक और कौन थे? सुनिधि नाम से। ठीक है। अब वसुकर को भेजा जाता है कहां पे भाई? लिच्छवी नरेश के पास। किसके पास? कौन थे? लिच्छवी नरेश कौन था भाई? चेटक। बोल लो फिर। 20 बार हमने इस नाम को याद कर लिया, अभी तक आपके जुबान पे आया नहीं नाम ये। चेटक के पास भेजा जाता है किसको? वसुकर को। वसुकर क्या कहता है? भी मैंने इतने साल सेवा की है। किसकी? अजातशत्रु की। उसको मेरी सेवा का कोई वो नहीं है। अभी थोड़ा बहुत ये मेरी कहीं पे बैठ के भी दरबार में थोड़ी ये कह दे भी इसने तो बहुत अच्छा काम किया है मेरे लिए, मैं तो उसको छोड़ के आपकी सेवा में आ गया हूं। और भेजा किसने था इसको? खुद अजातशत्रु ने। किसने भेजा था? अजातशत्रु ने। अब इसके दरबारी थे दोनों, ये वसुकर और सुनिधि। हाँ, दरबारी। दरबारी में सारे आते हैं भाई। सेनापति भी हो सकता है वो, कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, राजस्व वाला भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, सामंत का पता है भाई? गेटमैन। हाँ भी दरबारी में आते हैं वो, सारे आते हैं भाई। ठीक है। तो वसुकर को भेजा जाता है चेटक के पास। ये क्या करता है यहां पे बताता है। और अच्छा, ये जो है लिच्छवी वंश है वो कहां पे है? किस महाजनपद में है? वज्जी में। और वज्जी का मैंने आपको बताया था क्या था वज्जी? एक गणतंत्र। कितने थे इसमें? कितने थे? 2 थे या 8 थे? मल्ल में कितने थे? मल्ल में 2, वज्जी में 8 गणतंत्र मिलके क्या बनाते थे? कि राजा नियुक्त करते थे। तो अब देखो, एक को किसी को बहलाना हो तो आसान काम है। ठीक है। अगर चेटक को बहलाना होता तो ये क्या हो सकता था? वसुकर जाते ही 5 महीने में 6 महीने में अपनी सेवा शुश्रूषा से क्या करता है? इसको बहला लेता। अब क्या गणतंत्र कितने हैं? 8। अब सारों को क्या करना है? फूट डालनी है। किसको? वसुकर को। तो इस वजह से समय क्या लगा? ज्यादा। 16 साल के बाद क्या होता है? अधिकार होता है किसके ऊपर? वैशाली के ऊपर। किसका? अजातशत्रु। तो आपसे पूछ ले भी अजातशत्रु ने किसकी मदद से लिच्छवी नरेश को हराया? तो वसुकर की मदद से। वसुकर क्यों? कौन था? एक दरबारी। ठीक है। अब प्रसेनजीत से क्या हुआ? काशी मिल गई, लिच्छवी भी जीत ली। किसने भाई? अजातशत्रु ने। ठीक है। तो ये आपने रखना है किसके बारे में ध्यान? अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु ने क्या है भी, जब इसका अंतिम समय आया था, क्या आया था? अंतिम समय, तब इसने क्या किया था? सोन और जो गंगा नदी है, क्या है? सोन और गंगा नदी के संगम पे एक दुर्ग बनाएगा। ये क्या बनाएगा? सोन और गंगा के संगम पे क्या करता है? दुर्ग बनाता है अभी एक। ठीक है। बाद में क्या होगा?
इसी दुर्ग पे क्या करेगा, उदाइन है वो क्या बसाएगा, पाटलिपुत्र को। इसी दुर्ग के आसपास जो गांव बसाएगा, शहर बसाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, पाटलिपुत्र। कौन बसाएगा उसको, उदाइन। ठीक है। पर सेंजित ने क्या किया था भाई, इसने सॉरी अजात शत्रु ने, जब प्रसेनजित के साथ इसका युद्ध हुआ तो इसने 2 हथियार यूज किए भाई। नाम सुना होगा आपने, एक तो रथमुसल, दूसरा महाशिला कंटक। नाम सुने, ये ध्यान में रखना आपने अच्छे से भी। प्रसेनजित के साथ अब युद्ध हुआ था किसका, अजात शत्रु का। तो 2 हथियार यूज किए थे, कौन कौन से, रथमुसल और महाशिला कंटक। बाहुबली मूवी देखी है, किस किसने देखी है, सबने देखी है। चलो कोई नहीं, आप है ना उसमें वैसे फोटो तो मिल जाएगी आपको, दिखा दूंगा मैं, लेकिन अगर सही से अगर देखना हो आपको तो बाहुबली मूवी में एक युद्ध होता है भाई, जो पहला पार्ट है उसके अंदर, पहले पार्ट में, वहां पे ये दोनों हथियार आते हैं, वो यूज करते हैं दोनों, रथमुसल और महाशिला कंटक। रथमुसल क्या होगा, एक रथ होगा, उसके चारों तरफ क्या है, हाँ हाँ वही ठीक है, उसके चारों तरफ क्या करेंगे, वो पैनी चीजें, तेज हथियार है वो लगा देंगे। वो क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, घूमता रहेगा, उसको तो हम क्या कहेंगे, रथमुसल। ऐसे ही महाशिला कंटक क्या हो गया, क्या हुआ, ये देखो भाई, ये देखो, ये तो क्या, रथमुसल, घोड़े के आगे लगाया और ये ऐसे से रोटेट कर घूमेगा, ठीक है। हाँ, और ये महाशिला कंटक, इसमें क्या होगा कि जैसे ये है, इसके अंदर क्या रखेंगे, वो पत्थर वगैरह रखेंगे, या ऐसा कोई भी कपड़े का बना के रख दें, उस पर क्या लगा देंगे, वो आग लगा के, इससे जैसे इसको, इसका जो पुल है, इसको खींचेंगे, ये जोर से क्या करेगा, फेंक देगा किसी चीज को आगे। तो एक तो ये यूज किया, और एक ये, समझ में आ गया, रथमुसल और महाशिला कंटक। फिर हमने बात की किसकी, अंतिम समय ने क्या बनाया, इन्होंने दुर्ग बनाया अभी, ठीक है। और इस दुर्ग पे क्या किया, उदाइन ने क्या किया अभी, किसकी स्थापना की, फिर पाटलिपुत्र नगर की। तो आपसे पूछ ले कि पाटलिपुत्र किसने बसाया, तो उदाइन ने। उदाइन किसका पुत्र था, किसका पुत्र, अजात शत्रु का। अभी तो मैंने बताया था पितृ अंतावंश है, ऐसे आगे चलता रहेगा ये। तो उदाइन ने किसकी हत्या कर दी, अजात शत्रु के, खुद क्या बन गया। उदाइन के बारे में ये ध्यान रखना फैक्ट आपने, क्या स्टार्टिंग का जो दुर्ग था वो तो बनाता है कौन, कौन बनाता है,
अजात शत्रु। दुर्ग का मतलब क्या, जैसे हम बात करते हैं भाई किले की बात कर लें आप एक, जैसे जयपुर का किला है, जयपुर का किला है वो पूरा जयपुर शहर तो नहीं है, ठीक है, तो जयपुर का जो किला है उसी तरीके से जो दुर्ग था स्टार्टिंग में कोई एक दुर्ग, वो किसने बनाया, अजातशत्रु ने। बाकी पूरा नगर किसने बसाया, वो किसने बसाया, उदय ने। उसके चार आसपास जो भी थी दीवार वगैरह बनाई है, तो ये तो है नहीं भी एक दुर्ग में क्या हो गया, शहर बस गया। पहले क्या होता है, जैसे आपने हिसार की बात करते हैं अपन, ठीक है, हांसी की बात करते हैं, हांसी में किला है, कहते हैं उसकी दीवारें कहां तक थी, हिसार तक। हिसार में गेट है, देखोगे आपने नाम सुना होगा, हाँ नागौरी गेट है, ठीक है, और 3 तलाक की गेट है, ऐसे गेट है, ऐसे ही बड़सी गेट है कहाँ पे, हांसी में। तो कहते हैं इस तरीके से क्या बसाया जाता है शहर को, कोई चीज बना दी बीच में, और क्या, अच्छा जो किला है हांसी का वो किसने बनाया था भाई, हरियाणा किसने किसने पढ़ी यहाँ पे, पढ़ा है। आज एक इसके बारे में पढ़ना आपने, किसके बारे में, हांसी का किला या फिर अस्सीगढ़ का किला। ठीक है, किसके बारे में, अस्सीगढ़ के किले के बारे में आपने देखना है, ठीक है, यहाँ पे किसका राज रहा था, किसने ये बनाया था, ठीक है, ये सारा आपने देखना है, ठीक है। बताने को मैं सारा यहाँ पे अभी दिखा भी देंगे आपको, इसकी फोटो दिखाएं आपको अस्सीगढ़ किले की। शायद आ जाना चाहिए भाई, ये रहा, हाँ हाँ, मैं इसकी फोटो अच्छी सी कोई, ये तो इसका देखो, ये सारी फोटो अलग अलग है, ये इसका मेन गेट है, यहां से एंट्री होती है, हाँ अभी भी अभी, ठीक है। ये क्या इसका, बहुत बड़ा है भाई ये, अरे किले किस लिए बनाए जाते थे, सुरक्षा के लिए, ठीक है। अब इसकी दीवारें ही छोड़ दें, घर बना लें, कोई भी आया घुस गया, इसीलिए क्या था भाई, जगह कम होगी एंट्री गेट पे, तो क्या होगा, उसकी सुरक्षा थोड़ी सही रहेगी भी, कोई एकदम से हमला नहीं कर सकता। कई सारे भारत में ऐसे किले हैं जिनको कहा जाता है कि वो अभेद्य रहे हैं, जिनको कभी आज तक कोई जीत नहीं पाया। उनकी वजह यही रही, या तो बहुत ऊंची पहाड़ियों पे थे या नदियों के आसपास थे। अगर कोई रास्ता भी था तो बिल्कुल संकरा सा रास्ता रखते जाने आने जाने के लिए, तो उसमें क्या पूरी की पूरी सेना एक साथ में नहीं जा सकती थी। एक तो देखो भी 200 आदमी एक साथ जा रहे हैं, एक भी 5-5 आदमी लाइन में जा रहे हैं, तो उनको जल्दी हराना आसान होगा, 200 आदमी एक साथ आए उनको हराना। तो उसमें वो इसीलिए रखे जाते थे गेट छोटे, भी लोग क्या है, कम संख्या में लोग उस रास्ते पे आ सकें, इसीलिए क्या है, ये अंदर है भाई, ये हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे मजार भी है अभी एक पीर की, उसकी अगर फोटो होगी तो मैं दिखा दूंगा आपको, है भाई, राजा थे भाई। ये देखो, ये मजार वाला हिस्सा है, ठीक है। तो कोशिश किया करो भी जब भी पढ़ो तो साथ में कुछ थोड़ा देख लिया करो उसके बारे में। तो उदय ने क्या बसाया भाई, पाटलिपुत्र। अंतिम शासक कौन था, हर्यक वंश का, कौन था, नागदशक। अंतिम शासक नागदशक। इसको किसने मारा भाई, अगला वंश कौन सा होगा, हर्यक के बाद में कौन सा वंश आएगा, शिशुनाग आएगा। तो इसकी हत्या कौन करेगा,
शिशुनाग करेगा नागदशक की हत्या। कौन करेगा? शिशुनाग। और किस वंश की स्थापना करेगा फिर ये? शिशुनाग वंश या नागवंश की। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टार्ट? शिशुनाग वंश। ये कहते हैं भाई जो शिशुनाग है ये क्या था? जो एक मगध है इसके अंदर एक जगह थी, ठीक है, उसका क्या था? राज्यपाल। राज्यपाल पता है, छोटी छोटी टुकड़ियां दे रखी थी, उनके क्या होते थे? राज्यपाल होते थे। तो शिशुनाग था, उसने क्या किया? नागदशक का अंत किया और मगध पे कौन सा शासन बसा लिया? शिशुनाग वंश। अब बात करेंगे किसकी? शिशुनाग वंश की। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखना आपने। पहली बात तो ये भी शिशुनाग ने क्या बनाई थी? 2 राजधानियां बनाई। कितनी राजधानियां बनाई? 2। कौन कौन सी? क्यों यार? काम आ गया थोड़ा बीच में भी, वो भी जरूरी है। तो शिशुनाग ने क्या किया? नागवंश या शिशुनागवंश की स्थापना। 2 राजधानी बनाता है। कौन कौन सी? ये ध्यान में रखना आपने, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो गिरिवज्र और एक वैशाली। पाटलिपुत्र को इसने क्या किया? राजधानी हटा दिया। किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश में एक और राजा होता है भाई, प्रमुख राजा, जिसके बारे में पढ़ते हैं। कौन? कालाशोक नाम है। तो बहुत ही काला। मैं क्या करे, अंधेरे में बग जाएगा नहीं। ठीक है। अरे इनकी देखो पिक्चर नहीं है, वैसे ही इमेजिन किया जाएगा इनको भाई। इसके तो नेगेटिव निकलेंगे भाई। एक लड़का था भाई, बहुत ही कौड़ा, ठीक है भाई, तवा नहीं होता पीछे से, उससे भी उसका कुछ ना कुछ लगता था, भी उससे ज्यादा वो नहीं था। तो वो क्या हुआ, उसकी यही दिक्कत थी, वो लड़ाई झगड़ा करता और
मार के अंधेरे में छिप जाता। ठीक है, तो हुआ क्या, एक दिन उसने क्या, यही कला किसके साथ की, अपने पापा के साथ की भाई। उसने क्या, अपने पापा के साथ शरारत की और वो अंधेरे में जाके छिप गया। उसके पापा वो लेके गए लठ भाई, अच्छे खासे मारे उसके। ठीक है, उसके अच्छे खासे लठ मारे भाई। तो वो पापा आगे बार, थोड़ी देर में वो आया, वो हंसता, जोर जोर से हंसता आ रहा। तो पापा बोला, भाई मैंने तेरे को भी 10-15 लाठियां मारी है, तेरे दर्द नहीं हो रहा? बोले पापा दर्द तो हो गया, फिर तो नहीं बता मंटोया को कर गए भी आज तक को मैंने ढूंढी कौन पाए हो, थे कि हटोए हो गए। तो हाँ पापा बोलिया भी मैंने जठा घणो अंधेरो लाग्यो नहीं, मैं बैठे बैठे लठ मारे गए। हाँ, ये वैसा ही था भाई। ठीक है, तो कालाशोक नाम भी इसी वजह से पड़ा था। अभी ये काक वर्ण का था या काले रंग का था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना भी, जिनका रंग सांवला वो भी राजा बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रंग मायने नहीं रखता भाई। ठीक है, अकबर के बारे में पता है किसी को? अकबर कैसा दिखता था भाई? ठीक था या मतलब ब्यूटीफुल वाला कैमरा लगा रखा था? कैसा था? हाँ भी सांवला था। वैसे तो ऋतिक रोशन को बना रखा है इन्होंने अकबर, में इतना वो नहीं था अकबर। ठीक है, तो अकबर को किसी ने कहा, कोई मतलब जैसे भी होता था दरबार के अंदर, क्या होती थी, नृत्यकाएं होती जो नृत्य करती थी। ठीक है, तो किसी ने पूछा भी आपको रंग चाहिए या किस्मत चाहिए? तो अकबर ने क्या कहा, मुझे किस्मत चाहिए, कला का मेरे पास है कोई वो नहीं है, कला ना हो मेरे में कोई भी, अगर मेरी किस्मत है तो मैं कुछ ना कुछ जरूर कर जाऊंगा। ऐसा क्यों पूछा गया? क्योंकि वो इसलिए कहते थे, वो दरबार में देखते थे जो भी नृत्यकाएं आती थी वो बहुत सुंदर सुंदर होती थी, अप्सराएं सारी। ठीक है, तो वो हमेशा सोचता था अगर इसकी किस्मत अच्छी होती तो इतना साफ होने के बाद में दरबार में नाच नहीं होती, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह की राजकुमारी होती, अगर इसकी किस्मत क्या होती, अच्छी। मेरा रंग ठीक नहीं है, मैं दिखने में इतना अच्छा नहीं हूं, फिर भी मैं क्या बैठा हूं, पूरे मुगल साम्राज्य का क्या हूं मैं, राजा हूं। तो किस्मत और क्या हो, टैलेंट थोड़ा बहुत होना चाहिए भाई। टैलेंट से आप मात दे सकते हो किसी भी चीज को। आपने अच्छा कल देखा है आपने, रिजल्ट आया यूपीएससी का, पता है सभी को? उसमें ना कई सारे मिलेंगे आपको ऐसे जो क्या हैं, काला रंग नहीं, अपाहिज वगैरह, दिव्यांग जिनको बोलते हैं, वो भी टॉप करते हैं भाई। 3-4 साल पहले एक लड़का था, उसके हाथ बहुत कम काम करते हैं भी, उसने पाँव से पेपर लिखे थे और वो भी क्या है, आईएएस है भाई। ठीक है, तो मेहनत के आगे कुछ नहीं है अभी चीजें, किस्मत भी होनी चाहिए साथ में मेहनत। तो काला शोक किस वर्ण का था? काक वर्ण का। किस वंश में? शिशुनाग वंश में। ठीक है, इसके बाद कौन सा वंश आएगा भाई? कौन सा वंश आएगा? नंद वंश आएगा भाई। शासक कौन था प्रथम? महापद्मनंद। अच्छा, इनका भी मैं आपको बताऊंगा भी महापद्मनंद है वो राजा कैसे बना। ठीक है, तो कहते हैं काला शोक है, कौन? काला शोक। इसका एक पर्सनल नाई होता था। क्या होता था? पर्सनल नाई। डेली शेव करवाता था ये, भी कहानी है ऐसे समझने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था भाई। देखो जो भी है शेव तो करवाएंगे वो। ठीक है, तो इनके जो थे, जो नाई था उसकी हो जाती है मृत्यु, तो उसकी जगह मृत्यु हो जाती है, तो कौन आएगा वहां पे? किस नाम से? अग्रसेन। महापद्मनंद बाद में नाम पड़ा है भाई इनका। नाम क्या है? महापद्मनंद बाद में पड़ा है, पहले क्या नाम था इनका? अग्रसेन। उग्रसेन भी इनको कहा जाता है, क्षत्रिय हंता भी इनको कहा जाता है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अग्रसेन कौन हुए फिर? अपने पिताजी की जगह पे क्या करने लगे?
जो नाई का काम करते थे कालाशोक का। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्या, भी काला, इसको कहते हैं अग्रसेन या फिर महापद्मनंद है, ये बहुत दिखने में भी बहुत सुंदर थे भाई, हाइट भी बहुत ज्यादा, और पूरा जैसे हम कहते हैं आज के टाइम में बॉडी बिल्डर टाइप वैसे। ठीक है मोहित, वैसे भी इनकी छवि बहुत अच्छी थी, भी कोई भी इनको देखे तो इनको वो कहते हैं आज के समय में देखे तो देखता ही रह जाए, ऐसी छवि थी किसकी, महापद्मनंद की। अब कालाशोक की पत्नी है, उनको प्रेम हो जाता है किससे, अग्रसेन से। किससे प्रेम हो गया, अग्रसेन। अब होता क्या है, कालाशोक की पत्नी किसको कहती है, अग्रसेन को, वैसे तो शादी हो नहीं सकती, मैं इतनी बड़ी महारानी हूं कालाशोक, इतना बड़ा राजा है, पता चल गया तू नाई का काम करता है, कहानी खत्म कर देंगे, तेरे हाथ में रहता उस तरह, एक दिन काम कर दे तू। ये बहुत बार कहती है, अंत में क्या होता है भाई, अग्रसेन उनके आगे हार जाता है और मान लेता है भी आप क्या करेंगे, काम कर देंगे, किसका, कालाशोक का काम कर। अच्छा, इसमें ये कहानी देख, शिशुनाग नागवंश में शिशुनाग वंश, फिर कालाशोक, कालाशोक के बाद 10 शासक इकट्ठा शासन करते हैं, नंदीवर्धन और उनके 9 भाई, वो यही पता चल जाएगा भी आपको भी क्यों करते थे वो। अब अग्रसेन ने क्या किया, हत्या कर दी, किसकी, कालाशोक की। हत्या करते ही वो राजा नहीं बना, क्यों नहीं बना, भी जो पत्नी थी कालाशोक की, उसके 10 पुत्र थे नंदीवर्धन के साथ, एक नंदीवर्धन, 9 पुत्र अलग, तो संरक्षक बन गया कौन, अग्रसेन। क्या बन गया, संरक्षक। भाई ये क्या करेंगे, राज करेंगे, मैं क्या करूंगा, इनका संरक्षक का काम करूंगा। उम्र उनकी क्या थी, छोटी थी। अग्रसेन को भी धीरे धीरे समझ में आ गया भी अब क्या करूंगा मैं, अगर मेरे को राज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन 10 को मारना पड़ेगा भी, क्या करना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, धीरे धीरे करके क्या किया, 10 जो पुत्र थे किसके, कालाशोक के, उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी, और फिर किस नाम से, महापद्मनंद नाम से नंद वंश की स्थापना करता है, कहां पर, मगध पर। कहते हैं जब 10 पुत्रों की हत्या की, उसके साथ ही उसने, अग्रसेन ने क्या किया, कालाशोक की पत्नी थी जो, उसका भी क्या कर दिया, वध कर दिया था। किसने, महापद्मनंद ने। कहानियां है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बात करेंगे हम कौन से वंश की, नंद वंश की। और नंद वंश है जो हम 5 पढ़ रहे हैं, उसमें एक ही वंश है जो कौन सा वंश है, शूद्र वंश कहा जाता है इसको। कौन सा वंश कहा जाता है, शूद्र। क्यों कहा जाता है शूद्र, क्योंकि जो महापद्मनंद है वो कौन सा काम करते थे, नायक। ठीक है, अगर आपने, मैंने आपको कहानी सुनाई थी, कौन सी, चाणक्य वाली। चाणक्य कहाँ जाता है, घनानंद के पास। कौन आया हुआ है, सिकंदर आया हुआ है, कहां पर आक्रमण करने, भारत पे। ठीक है, वो इसी वंश में आएंगे भाई, जो अंतिम शासक होगा। ठीक है, घनानंद उसके समय में आएगा, कौन, चाणक्य। तो इसमें क्या होता है भी, इस नंद वंश ने पहली बार क्या किया था, भी 16 महाजनपदों को जीतने का काम किया था। महापद्मनंद है, इन्होंने पहली बार क्या किया था, सारे महाजनपदों सारों को जीत लिया था, बहुत फेमस था भाई ये। ठीक है, शासन इसका थोड़ा सा रहा, कारण क्या था भी, लोग चाहते नहीं थे भी कोई शूद्र वंश क्या करे, राज करे सारों पे। क्षत्रिय हंता भी कहा जाता है इसको भाई, किसको, महापद्मनंद को। क्यों कहा जाता है, इसने यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ में शपथ ली थी जितने भी क्षत्रिय हैं पृथ्वी के ऊपर मैं उन सबको खत्म कर दूंगा, विश्वामित्र की तरह। ऐसी ही शपथ किसने ली थी, विश्वामित्र जी ने ली थी, जितने भी क्षत्रिय वंश है उन सारों को क्या कर दूंगा मैं, खत्म कर दूंगा। कहां से, धरती से। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, हाँ परशुराम ने, सॉरी विश्वामित्र नहीं, परशुराम जी ने। ठीक है, तो महापद्मनंद ने भी और
परशुराम ने भी। परशुराम के पास क्या होता था अभी हथियार? परसा। कैसा था हथियार उनका? ठीक है। पहली बात तो महापद्म नंद के बारे में ध्यान रखना, इनके नाम कौन कौन से? उग्रसेन, अग्रसेन और क्षत्रिय अंता। ठीक है। अंतिम शासक कौन हुआ इस वंश का? कौन हुआ? अभी बताया थोड़ी देर पहले, नंद वंश का अंतिम शासक। कहानी बताई थी चाणक्य की, चाणक्य आएगा अंतिम में कहां पे आएगा? किसके पास आएगा? घनानंद के पास। ठीक है भाई। अंतिम शासक नंदवंश का घनानंद। घनानंद के बारे में कहा जाता है भाई ये राज्य पे कम ध्यान और जो भोग विलास था उस पे ज्यादा ध्यान रखता था। भी अपनी जो इच्छाएं थी, भौतिक इच्छाएं, उनकी पूर्ति के लिए ज्यादा उसको कोई मतलब नहीं था राज्य में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, युद्ध हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, चीजें सारी। ठीक है। तो इसकी जानकारी ये बहुत कम रखता था। मगध साम्राज्य बहुत बड़ा था, लोग कोशिश नहीं कर सकते थे इसके ऊपर कोई दूसरा आके क्या करे, आक्रमण कर दे। इसी के समय में क्या हुआ, सिकंदर आता है। अभी कौन आता है? कहां का शासक था सिकंदर? कहां का शासक था सिकंदर? हाँ, कोई हो थोड़ा बहुत था पता? पोरस तो राजा होगा, मैं जब हम सिकंदर युद्ध पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं। पंजाब का राजा था पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध होगा, वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीशीज का युद्ध, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सिकंदर का युद्ध हम पढ़ेंगे तब। मकदूनिया से आया था। कहां से आया था? मकदूनिया से। कौन आएगा? सिकंदर। सिकंदर हम कहते हैं, वहां के लोग उसको क्या कहते थे? अलेक्जेंडर। क्या कहते थे? अलेक्जेंडर। ठीक है। तो युद्ध का मैंने बताया था, आक्रमण कब किया था भाई? 3-4 बार मैं बता चुका हूं इस बारे में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नंद वंश की स्थापना कब होती है? सॉरी, इसकी मौर्य वंश की 323, तो थोड़ा पहले 323 से 326 ईसा पूर्व। कहीं पे 325 भी मिलेगा आपको, बट 326 ठीक है। तो 326 में कौन आएगा? सिकंदर आएगा। किस पे आक्रमण करने के लिए? भारत पर। यह बात पता किसको चलती है? तक्षशिला के आचार्य थे भी एक, कौन? चाणक्य, कौटिल्य और कोई नाम? कौन सा? विष्णुगुप्त। कौन सा नाम? विष्णु। 3 नाम थे चाणक्य के। बुक कौन सी लिखी? चाणक्य की बहुत फेमस बुक है भाई, अर्थशास्त्र। कौन सी? क्या होता है अर्थशास्त्र भाई? इकोनॉमी। लेकिन इसमें इकोनॉमी नहीं है। क्या है? पूरी ये नहीं भी केवल इकोनॉमी की है, ये सबसे ज्यादा किसके बारे में जानकारी है? राजनीति के बारे में। किसके बारे में? राजनीति। वैसे तो नाम है तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? केवल इसमें इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ज्यादातर पोर्शन किसके बारे में है? राजनीति के बारे में है। राजनीति किस तरीके से चलाई जाती है, किस तरीके से की जाती है। ठीक है। तो कौटिल्य को पता चला क्या हुआ, अभी सिकंदर क्या है? कौन? सिकंदर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। किस पर? भारत पर। कहां से आया है? मकदूनिया। नाम याद रखना, सिकंदर या अलेक्जेंडर।
ठीक है, क्योंकि नाम है, जैसे ये नाम है अलेक्जेंडर वगैरह, तो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके नाम भी इसी तरीके के लिखे हैं उन्होंने यूनानी उसके अंदर। वो मैं जब पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में तब उनके नाम बताऊंगा। जैसे सिकंदर को अलेक्जेंडर कहा है, वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य को भी इन्होंने अलग नाम से उच्चारित किया है। ऐसे सारे के जितने भी उनके सारों का क्या किया उन्होंने, अलग अलग नाम से। तो हमें ध्यान में रखना है इस चीज को। कब आएगा? ईसवी या ईसा पूर्व? अभी तक कंफ्यूज हो गई। ईसा पूर्व। किस रास्ते से आएगा? कहां से आएगा सिकंदर? मकदूनिया पड़ता है इस साइड, यहां से आएगा कौन? सिकंदर आएगा आक्रमण करने के लिए। तो ये जो हिस्सा है ये सारा, ठीक है, आगे तक अफगानिस्तान वाला कौन सा, और साथ में ये सारा हिस्सा पहले क्या था भाई? कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का, सारा पाकिस्तान किस में था? भारत में। और यहां मैंने आपको बताया जब हम महाजन पढ़ रहे थे, महाजन पद, तो तक्षशिला किसकी राजधानी? यहां पे 2 महाजनपद बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से थे? मैंने मैप से इसीलिए करवाया था, अभी जब भी हम कभी पढ़ें तो हमें ध्यान में रहे, अगर इधर से आक्रमण हो रहा तो सबसे पहले कौन से पे होगा, यहां से होगा तो कौन से पे होगा, इधर से अगर आक्रमण हुआ तो कौन से महाजनपद पे होगा। पाटलिपुत्र राजधानी रहेगी मगध की। कंबोज और गांधार नहीं बताए थे भी मैंने, कौन कौन से? कंबोज और गांधार। रिवीजन बिल्कुल जीरो अभी आप लोगों का। मैं डेली कहता हूं रिवीजन नहीं करोगे यहां बैठने का कोई बेनिफिट नहीं है। जब आपको कल का पढ़ा हुआ याद नहीं रहा तो एग्जाम में इसका कोई बेनिफिट होना ही नहीं है। एग्जाम तक आप ये चीजें इकट्ठी नहीं रख सकते, अगर एक दिन के लिए अगर आप नहीं रख सकते दिमाग में उस चीज को। तो यहां पे क्या होगा? गांधार की राजधानी क्या होगी? तक्षशिला। मंजू याद होना चाहिए तेरे को, तो तक्षशिला के बारे में नहीं पूछा था तूने? जिस चीज के बारे में डिस्कस किया वो तो याद रहना ही चाहिए, बाकी चलो याद रहे ना रहे। यूनिवर्सिटी का जिक्र आया था, तक्षशिला में यूनिवर्सिटी थी, बताया था नहीं? तो तक्षशिला में कौन आचार्य थे? कौन थे? चाणक्य। चाणक्य को पता चला किसके बारे में? सिकंदर के युद्ध के बारे में। क्यों पता चला? ये हमेशा से क्या रहते थे भी? सचेत रहते थे, और क्या रखते थे? अपने दूत चारों तरफ फैला के रखते थे, कुछ भी अगर आक्रमण वगैरह हो तो क्या हो, हमें पता चल जाए। ठीक है, अब वाला सिस्टम तो है नहीं भाई मकदूनिया है चले, वहीं से कोई रिश्तेदार ने फोन कर दिया भाई मकदूनिया से सिकंदर चल गया भाई, आ रहा आपके पास, तो दूत ही ये काम किया करते थे। तो दूत क्या थे? अलग अलग जगह पे घूमते रहते थे। ये बात पता चल गई किसको? चाणक्य को। अगर किसी दूत को पता भी चला है तो वो क्या करेगा? चल के ही आएगा भाई, ये घोड़ा वगैरह उस पर बैठ के क्या करेगा? वो आएगा। ऐसा तो नहीं अभी कोई आदान प्रदान करेगा किसी चीज का, पत्र वगैरह का, वो क्या करेगा? खुद बताने के लिए आएगा। तो इसमें समय लगता था। तो जैसे ही पता चला किसको? चाणक्य को, भी ऐसे से क्या हुआ है, सिकंदर ने तैयारी कर लिया किसको, किस पे आक्रमण करने की? भारत पे। तो ये जितने भी आचार्य थे सारे वो क्या घबरा गए। ठीक है भाई, अब देखो अपनी यहाँ के सोचते हैं अपन, जैसे भी हमारे गांव में पीछे बारिश हुई थी तो जो वो ड्रेन वाला गंदा नाला है उसमें पानी भर गया फुल, तो सबसे पहले डर किनको हुआ? वो ड्रेन के आसपास जिनकी ढाणी थी
उनको। गांव वालों को थोड़ा संतोष था भी हमसे बाद में पहुंचेगा, पहले क्या पहुंचेगा उनके पास। ऐसी स्थिति क्या हुई इनके साथ, भी बाहर तक पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, हमारा कल्याण जरूर कर देगा बात ही। पहले क्या करेगा, जो सबसे पहले आएगा वही। और कुछ क्या होते हैं ईगो वाले होते हैं, कुछ बिना ईगो के होते हैं। जैसे कश्मीर का था आम्बी ने आते ही हाथ जोड़ दिए सिकंदर के आगे, मतलब मैं नहीं लड़ सकता अभी आपसे, आपको जो लेना वो ले लो। ठीक है, चाणक्य ऐसी नीति का नहीं था। इन्होंने कहा भी अगर करेंगे तो युद्ध करेंगे। ठीक है, वो फौजी वाली बात है भाई, पीठ पे गोली नहीं खानी, मरना है तो शान से, ऐसे नहीं भी किसी के आगे घुटने टेक के आप बैठ जाए। तो ये आता है किसके पास, सबने राय बनाई, जितने भी आचार्य थे सारे, और इसने एक पहली बार एक नक्शा रखा आचार्यों के सामने अखंड भारत का। किसका, अखंड भारत का। भी छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको क्या करें हम, जोड़ लें तो क्या कर सकते हैं हम, हरा सकते हैं किसको, सिकंदर को। और इन्होंने क्या बताया भी मगध ऐसा साम्राज्य है, अगर वो कहेगा तो सारे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। क्योंकि भाई देखो वो अपनी भाषा में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी किसके पास थी, मगध के पास थी। जिसको हाँकना था वो हाँक सकता था। इसलिए चाणक्य किसके पास जाता है, मगध वंश में, मगध के अंदर घनानंद के पास जाता है। और कहते हैं जब घनानंद के पास जाता है तो वो अपनी वही रास लीलाएं थी उसी में व्यस्त था वो, उसको कुछ अता पता नहीं, चाणक्य का भी पता नहीं था उसको भी चाणक्य भी कोई नाम इतनी बड़ी कोई चीज है। क्योंकि चाणक्य बहुत फेमस था भी अपने समय में, बहुत प्रभावी व्यक्ति था ये, और लगभग सारे जानते थे इनको। वो कहते हैं ना फिर वही विनाश काले विपरीत बुद्धि। चाणक्य जैसे दरबार में आता है चाणक्य को भगा दिया जाता है दरबार से। चाणक्य फिर दोबारा आता है और वो अपना परिचय देता है भी मैं ऐसे ऐसे तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है विश्व का सबसे बड़ा, उस वक्त बहुत फेमस था अभी तक्षशिला, मैं उसका आचार्य हूं और आपसे कुछ बात करनी है। तो दूसरी बात क्या कही इन्होंने, भी मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं। गणानंद को ये बात चुभ गई भाई, एक ब्राह्मण आचार्य मेरी क्या मदद करेगा, मैं तो मगध का इतना बड़ा वो है साम्राज्य, उसका क्या हूं, राजा हूं, मेरी ये क्या मदद करेगा एक ब्राह्मण। तो कहते हैं फिर इसने जैसे इसको धक्का दिया तो वहीं से चाणक्य क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं किस चीज की, भी जब तक इस नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा या खत्म नहीं कर दूंगा इसको, तब तक मैं अपनी शिखा है वो नहीं बांधूंगा। ऐसी कहानियां हैं भाई, बताया गया ऐसे ऐसे चला होगा, बट हमें जो लिख रखा वो हमें पढ़ना है भाई। कहानियां इसीलिए अभी थोड़ी याद रह जाए आपको चीजें। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करेगा किसके लिए, युद्ध के लिए। पहले उसको राजा बनाने की तकनीक, जो भी चीजें होनी चाहिए एक राजा के अंदर वो डालता है। उसके बाद में क्या होगा, मगध का राजा बनाता है किसको, मौर्य, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। और किसकी स्थापना होगी, मौर्य वंश की। कई जगह पे लिखा गया चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला था, कई जगह ऐसा लिखा गया सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं मिला था। लेकिन जानकारी जरूर थी यूनानी लोगों को, क्योंकि चंद्रगुप्त के बारे में उनके जो जितने भी लिखे गए हैं बुक्स, उनमें क्या है लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो जानकारी तो थी, लेकिन ये अभी तक कन्फर्म नहीं है कि वो मिले थे कि नहीं मिले थे, क्योंकि सिकंदर पहले ही चला जाएगा भाई। क्यों चला जाएगा, क्योंकि जो युद्ध होता है कौन सा, वित्सता का युद्ध पोरस के साथ, उसके दो तीन नाम है, झेलम का युद्ध भी बोल सकते हैं उसको, वित्सता का भी, या फिर हाइडेस्पीसिस का। झेलम तो हम कहते हैं, वित्सता ऋग्वेद में था, और हाइडेस्पीसिस बोलते थे यूनानी लोग, इसलिए उसके तीन नाम है। उस युद्ध को अलग से पढ़ेंगे सिकंदर को, और हम यहीं से क्या करेंगे, कल से शुरुआत करेंगे किसकी, मौर्य वंश की। मौर्य वंश को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सारा। ठीक है, कौन कौन राजा थे, उनका समयकाल, वहां पे कैसी शासन प्रणाली थी, आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। अब तक इसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा है भाई, तो प्रमुख जानकारी तो वही पढ़ी है, लेकिन मौर्य वंश के बारे में जो टॉपिक एग्जाम के हिसाब से ज्यादा रहेगा, सही रहेगा, उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। जिनमें से क्वेश्चन कम आते हैं उसमें थोड़ा कम जोर लगाएंगे। हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो इन टॉपिक्स के बारे में सारे में मिलेगा भाई, तो आप इसको पढ़ सकते हो कोई बुक लेके अच्छी सी, फिर वो जानकारियों का भंडार हो जाएगा भी, ऐसे कोई फायदा नहीं है। हाँ, अपनी अगर आपने नॉलेज बढ़ानी है तो आप उसको पढ़ सकते हो।
ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है अभी। अच्छा ये बताओ, समझ में आ रहा है सारा?